नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड की हेमंत सरकार इन दिनों कई अहम फैसले ले रही है। अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पर कर रही है। इसके साथ ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल को लेकर विपक्ष में बैठा बीजेपी हमलावर हो गई है। झारखंड की राजनीति, बयानबाजी और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष से बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। झारखंड की हेमंत सरकार एक पर एक फैसला ले रही है, कई चीजों के नाम बदल रही है। जो पूर्व में बीजेपी की सरकार थी उस दौरान दिए गए नामों को बदलकर कई अलग नामों से अब उसे प्रकाशित करने जा रही है। अब इसके पीछे झारखंड के हेमंत सरकार की क्या मंशा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के पूर्व कहें कि झारखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं। इनसे सीधे तौर पे जानते हैं कि आखिर जिस तरीके से हेमंत सरकार एक पर एक फैसला ले रही है, क्योंकि अब अटल क्लिनिक का नाम भी बदल दिया जा रहा है, तो इसके पीछे आप क्या मंशा देखते हैं सरकार की और ये इस फैसले को कैसे लेते हैं, किस रूप में? ये गलत मंशा है सरकार की। श्रद्धेय अटल जी, आज कारगिल दिवस भी है, तो हम सब लोग कारगिल दिवस के विजय दिवस के रूप में हम पूरे देश में मना रहे हैं। और अब सब जानते हैं कि वो नेतृत्व जो अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए और जो कारगिल विजय दिवस जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, वो एक बड़ा अचीवमेंट था। अटल जी जो झारखंड के जनक हैं, अटल जी जिन्होंने जनजातीय मंत्रालय का गठन करके आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, अटल जी जिन्होंने इस झारखंड प्रदेश को हमेशा प्यार किया। ऐसे विराट व्यक्तित्व के नाम पर यदि छोटा सा एक अटल क्लिनिक चल रहा था, तो उसको बदलने के पीछे मंशा साफ है। मंशा है कि भाई धर्मांतरण करने वाली ताकतों को शहरी क्षेत्र में धर्मांतरण के लिए जो मौके कम मिल रहे हैं, उसमें सेवा को और सेवा के आधार को एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वो इस तरह के क्लिनिक को देने का काम करेंगे। इसके पीछे सेवा नहीं, इसके पीछे इनका जो इस सरकार का जो महान लक्ष्य है, वो लक्ष्य है इस पूरे झारखंड की डेमोग्राफी को बदल देना। इस पूरे झारखंड में सनातनी जो लोग हैं, जो आदिवासी, जो मूल धर्म से जुड़े हुए हैं, जो अपने सरना संस्कृति पे गर्व करते हैं, या दलित जो अपने सनातन संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको धर्मांतरित करके विदेशी धर्म के साथ जोड़ देना और डेमोग्राफी को चेंज करके इस भारत को नुकसान पहुंचाना, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी इस नाम बदलने का भी बहुत जोर विरोध करती है और इसके खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ने का भी आह्वान करती है। जिस तरीके से जो सरकार अगर इस तरीके से सोच रही है कि अगर धर्मांतरण होता है और ज्यादातर जो संख्या है वो जो ईसाइयों का है वो हो जाता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर आदिवासी कन्वर्ट होके मिशनरी में जाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा होगा ऐसे में, या फिर सिर्फ ये एक प्रोपगेंडा है बीजेपी का विरोध करने का? आप देखेंगे कि भाई जितनी भी ऐसी ताकतें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी रिलीजन को आधार बना करके या फिर कास्ट को आधार बना करके या क्षेत्र को या बोली को आधार बना करके कभी राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने समग्रता में राजनीति की है और भारत के सभी नागरिकों के लिए राजनीति की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आज 11-12 साल जो उनका शासन रहा है, सेवा रहा है, आप उसमें देखेंगे सारी योजनाओं के मूल में भारत के नागरिक हैं। वो कौन जात कौन धर्म से है ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जितने भी गैर बीजेपी सरकारें हैं, उन सारी सरकारों का अगर चरित्र देखिएगा तो वो सीधे तौर पे अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति को समाज सेवा और देश हित से ऊपर रखते हैं, ताकि उनका वोट बैंक अक्षुण्ण रहे। और इसके लिए देश के संप्रभुता और अखंडता को भी खतरे में पैदा करने के लिए उन विदेशी ताकतों को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और उसमें धर्मांतरण एक बड़ा भूमिका निभाता है। इसलिए मेरा यह शक है कि इस अटल जी के नाम को बदल करके जो मदर टेरेसा क्लिनिक किया गया है, इसका उपयोग मदर टेरेसा के उस विराट व्यक्तित्व का उपयोग ऐसे धर्म परिवर्तन वाली संस्थाएं और धर्म परिवर्तन करने वाले लोग इस्तेमाल करेंगे और बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों में धर्मांतरण करने का काम पूरा करेंगे। कल बंधु तिर्की का एक बयान आया था कि जिस तरीके से कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि अब जो विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति का जो अधिकार है वो राज्यपाल से हटा दिया जाएगा, वो भी इसलिए कि उनको शक है कि कई प्रतिष्ठानों में जो है वो आरएसएस के लोग हैं
और साफ तौर पे बयान आया है कि अगर ये कानून बन जाता है तो वैसे लोगों को भी हटाने का काम करेगी। इस बयान को कैसे देखते हैं झारखंड के लिए और खासकर शिक्षा जगत के लिए? बंधु जी, क्या मुख्यमंत्री है यहाँ के? न विधायक हैं, न मुख्यमंत्री हैं, न शिक्षा सचिव हैं। अगर वो इस अहंकार से कहते हैं कि भाई हटा देंगे, तो कांग्रेस की भाषा है। कांग्रेस ने आरएसएस को, जो पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित संस्था है, जिसके 100 साल 2025 में पूरे हो रहे हैं स्थापना के, विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है और जिसने भारत के अंदर भारतीयता को, भारतीय संकल्पों को, मूल्यों को स्थापित किया है, जिसके बुनियाद पर आज देश के अंदर एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 11 साल से यहां शासन कर रहा है, माने सेवा कर रहा है, उसे आरएसएस को समाप्त करने का ख्वाब देखना वो भूल जाए। आरएसएस आज भारत के जनमानस के हर रग में बसा हुआ है। रह गई बात कुल सचिव को हटाने का, आप अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कानून क्या कहता है? बाकी राज्यों में भी जो गैर बीजेपी राज्य है वहां पर भी सरकारों ने यह प्रयास किया है, लेकिन वह कानून के समक्ष विचार के लिए है, माननीय न्यायालय के शरण में है। ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जो संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था में अभी तक जो यूनिवर्सिटियां होती थी, वो यूनिवर्सिटियां जो है पूरी तरह से अंतर्निहित होती थी राज्यपाल के अंदर। कांग्रेस ने ही इस नियम को बनाया था। कांग्रेस आजादी के बाद लगातार 60 सालों तक शासन करी है और इसमें गैर कांग्रेसी राज्यों में भी उनके इस जो इनका जो यह कानून था वो लोग उसका इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे। बीजेपी कई एक राज्यों में थी जब कांग्रेस देश की सत्ता में थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है वो राज्यपाल से अधिकार छीन लेंगे। वो राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होते हैं और नियम कायदा कानून से ही वो लोग चलते हैं। जो भी आज भीसी बने हैं वो इस देश के, इस मिट्टी के नागरिक हैं, यहाँ के संप्रभु नागरिक है, भारत के नागरिक हैं, झारखंड के नागरिक है। आपका मन यह है कि अब जो भीसी बने वो ये कोई रोहिंग्या या फिर कोई बांग्लादेशी या कोई घुसपैठिया या कोई बाहर की शक्ति जिसको बनाए वो बने। ये आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा और हम लोग इसका लगातार विरोध करेंगे। आप जितना इसका विरोध करना चाहते हैं, जितना आप इसको करना चाहते करें, लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता है, जब भारत में अपने उस मैकॉले की शिक्षा पद्धति को अपने शिक्षण संस्थान में धीरे धीरे जो आपने स्थापित कर दिया है, उसके उन्मूलन का जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने हाथों में लिया है, उसको ब्रेक लगा दिया जाए तो अब पूरा होने लायक है। वो आपका ख्वाब अब नहीं बचा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, इस तरीके के फैसले से संघीय ढांचा को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? 100% आज जो स्थितियां हैं वो स्थितियां पूरी तरह से संघीय उस ताकत, उस व्यवस्था को जिसके बुनियाद पर संविधान के छत्र छाया में यह लोकतांत्रिक गणराज्य मजबूती के साथ खड़ा है, उसको कमजोर करने का निजी स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए राज्य का और देश का नुकसान करने वाले लोग हैं। इनके लोग होने चाहिए। बस इसी एक लालसा, ये लालच से ये पूरी तरह से देश के अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले निर्णय लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उन्होंने प्रधानमंत्री पर फिर से एक बार टिप्पणी किया है और कहा है प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला है। इस बयान को कैसे लेते हैं और भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए को कितना शर्मसार करने वाली ये बयान है? देखिए, आज ही एक रिपोर्ट आया है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे विश्व पैमाने पर सबसे लोकप्रिय राजनेता है। ट्रंप का भी नंबर जो है, ट्रंप जी का भी नंबर जो 8वां पायदान पर है। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी आज विश्व पटल पर स्थापित है और लगातार उनका जो है नेतृत्व है पूरा विश्व देख रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है। कांग्रेस को यही बात पचती नहीं है। नेहरू गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस के लिए कोई भी नेतृत्व स्वीकार करना उनके लिए एक बहुत कठिन और बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उनको लगता है कि हम जन्मजात रूप से गांधी परिवार में जन्म लिए हैं, जो गांधी परिवार उधार के रूप में नामांतरित हुआ है, वही उसका अधिकारी है। और जब भारत की जनता ने अपने संवैधानिक ताकतों का प्रयोग करके उनको परिवारवादी पार्टियों को जब सत्ता से
विच्युत कर दिया है, जब सत्ता से बेदखल कर दिया है, तो उनकी पीड़ा उनके वक्तव्यों में और उनके कार्यों में हमेशा दिखती है। पहले भी इस तरह के बयान उनके बड़े नेताओं ने किया है। ऐसे चाय बेचना कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे शर्मिंदगी उठाया जा सके, या कोई ऐसा अलंकार नहीं है जिसको लेने में लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो। मोदी जी चाय बेचते हैं और खुल करके चाय बेचते थे, यह उन्होंने स्वीकार किया है, लोगों को बताया भी है, और भारत की जनता ने भी उनके नेताओं को पहले भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके। लेकिन बार बार कांग्रेस की उस घृणित मानसिकता का परिचय जनता बार बार करती है, देश को देखने को मिलता है जब इस तरह के बयान उनके पार्टी के लोग करते हैं। अब पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में झारखंड से इरफान अंसारी जी गए थे और उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। ये उनका वक्तव्य नहीं है, कांग्रेस का वक्तव्य है, और कांग्रेस के उस विचार का है जिसमें पिछड़ों को पांव की जूती समझते थे। राहुल गांधी जी का माफी सिर्फ और सिर्फ छल और दिखावा मात्र है। उन्होंने अपने सत्ता के पूरे सुख में कभी भी ओबीसी, दलित, आदिवासी को महत्व नहीं दिया, कभी उसको मनुष्य के रूप में आपने उसको रेखांकित नहीं किया, कभी भी संविधान को, ताकत को उनके लिए प्रयोग में नहीं लाया। जब सत्ता से आप बेदखल हो गए हैं तो अभी जिस तरह से घड़ियालू आंसू बहाने का एक फ्रेज चलता है, एक जो लोग बताते हैं, लोकोक्ति बताते हैं कि लोगों को बरगलाने के लिए घड़ियालू आंसू बहाए जाते हैं, वही घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। असल में कांग्रेस का चरित्र ही है दलित, आदिवासी, पिछड़ों का अपमान करना, उसे बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, और उसी कड़ी में इरफान अंसारी जी के बयान को देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से तो सरकार के, हेमंत सोरेन सरकार की इन फैसलों से ये तो समय बताएगा कि झारखंड का विकास कितना होता है, लेकिन जो इरफान अंसारी के बयान है उससे कहीं न कहीं जो पिछड़े वर्ग हैं वो अपमानित होते हैं, और ऐसा मानना है बीजेपी का। अमर बावरी ने अपनी बातें बेबाकी से रखी, अब देखना है कि यह मुद्दा कितना गर्माता है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। उधर किशनगंज जिला के दिगल बैंक प्रखंड अंतर्गत सिंघीमारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष फिरोज आलम पर उनके ही कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि फिरोज आलम ने धोखाधड़ी से चुनाव जीते हैं। जब उसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता अनवर आलम ने फिरोज आलम से बात की तो उन्होंने बताया कि मुझ पर लगाए गए सभी गंभीर आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। मैडम, मैं अभी मौजूद हूँ दिगल बैंक प्रखंड के जो है सिंघीमारी गांव और लुआगाछी में। मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये सिंघीमारी पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष हैं फिरोज आलम साहब हैं, और इनके ऊपर जो है पूर्व में जो पैक्स अध्यक्ष थे उनके द्वारा और उनके सदस्यों के द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है जो चुनाव जीते हैं लोगों को धोखा देके जीते हैं और लोगों को जो है गुमराह करके जीते हैं। कहीं ना कहीं जो पूर्व में जीते थे उसको भी सोचना चाहिए कि हम 15 साल जो है अपना राज किए, और 15 साल के बाद जैसे ही फिरोज आलम सत्ता में आते हैं तो फिरोज आलम का टांग खींचने के पीछे पड़ा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का जो है गंभीर आरोप है, और गंभीर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि फिरोज आलम जब से पैक्स अध्यक्ष बने हैं सिंघीमारी पंचायत का, न लोगों को खाद वितरण करते हैं, न लोगों को अनाज वितरण करते हैं, और न ही लोगों से धान लेते हैं। तो इसी मुद्दा को लेकर आज हम और हमारी टीम जो है सिंघीमारी पंचायत के जो है लुआगाछी पहुंचे हैं, और खास जो है बातचीत हम फिरोज आलम से करेंगे। के द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि फिरोज आलम जो चुनाव जीते हैं लोगों को गुमराह करके जीते हैं, और दूसरा नंबर यह है कि जब से वो पैक्स अध्यक्ष बने हैं लोगों को विकास नहीं दे रहे हैं, लोगों को सिर्फ ठंगा पकड़ा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे एक बात अभी आप बोले, आरोप लगाया जाए, बबलू द्वारा मुझे आरोप नहीं लगाया जा रहा है। कार्यकारिणी सदस्य जो त्याग पद दिया गया है उन लोग के आरोप के तहत आरोप लगाया जा रहा है कि फिरोज आलम धान नहीं करते। मैं सिंघीमारी पैक्स अध्यक्ष फिरोज आलम जो है कुछ लोग का उनका ही अपना आइडिया है, मनोज यादव का, उन्हीं लोग आरोप लगा रहे हैं, जबकि बबलू यादव, मनोज यादव का भी धान मैंने खरीदा। ऐसी कोई बात नहीं, जो आरोप लगा रहे बेबुनियाद है, उनके मेरे पर प्रूफ है। बबलू यादव, मनोज यादव का 246 कुंटल धान मैंने रिपोर्ट मारा, ला के दिया धान पैक्स में, हम रिपोर्ट मारे, कुछ धान रह गया। उसका रहने का कारण यही है कि
मनोज यादव, बबलू यादव, उसके कारण से उसका पेमेंट नहीं कर पाए हम। बोलिए कैसे? आखिर जैसे आप चुनाव में आए तो आपके जो सदस्य थे 22 दिन के अंदर उसको जो है रिजाइन करवा देते हैं। उन्हीं लोग उसमें मामला क्या था? उनमें मामला कुछ नहीं था, उसको जलन था। जब प्रबंधक ने हमको मीटिंग किया, 2 मीटिंग भी हुआ, मैंने बैठा भी, उनको ये लग गया कि भाई फिरोज आलम किसान का धान क्यों खरीदेंगे, किसी भावना से वो रिजाइन मारा है। जब हमने मनोज यादव बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मनोज यादव खुद अपने जो है डीसी के पास ले जाकर सब में कार्यकारिणी सदस्य को ले जा करके, मनोज यादव खुद ले जाकर डीसी के पास पेपर में 3 दिन रख करके अपने ससुराल में ले जा करके रिजाइन मरवाया है। फिरोज आलम, आपसे एक सवाल है कि जब से चुनाव जीते हैं, लोगों को जो उनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो अधिकार नहीं देके आप लोगों को ठंगा पकड़ा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जब से हम चुनाव जीते हैं, हम जो है 12 तारीख को मीटिंग हुआ, 12 तारीख को मीटिंग के बाद जो है हम 3 तारीख तक काम किए, ढंग से जो काम करना था किए, धान नदी प्राप्ति भी किए। 3 तारीख के बाद ना ही हमको कोई सीसी मिला है, ना ही कुछ मिला है, जो कि मेंबर रिजाइन मारने के कारण जो है हमको पूरा काम ठप गया। उसमें मेरा जो है काफी परेशानी हुआ, धान नदी प्राप्ति में प्रबंधक द्वारा सहयोग नहीं पाया गया। बाकी फिर भी जो है हम बहुत कोशिश किए, मेंबर को ले जाके काफी परेशान किया गया। यहाँ तक कि एक आरोप और लग रहा है कि फिरोज आलम का जो चमचा है वो एक तरह से मान के चलिए दलाली करता है, चाहे भूषण हो या श्रवण कुमार हो। आखिर क्यों इस तरीके से कहा जाता है? जो व्यक्ति श्रवण कुमार को दलाल बोलता है, जो व्यक्ति भूषण यादव को दलाल बोलता है, इससे पहले में पूर्व में उन्हीं का जो है वो वर्कर है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूकोड़ा में यूरेनियम जो है उत्पाद करने वाली यूसिल कंपनी के खिलाफ विस्थापितों की बैठक हुई। हजारों रैयतों ने कहा कि कंपनी ने जमीन के बदले किए गए समझौते से मुकर कर उन्हें ठगा है। उनकी जमीन चली गई, नौकरी नहीं मिली और उनकी आने वाली पीढ़ी भूमिहीन हो गई। विस्थापितों ने मांग की है कि कंपनी यूरेनियम उत्पादक तक उन्हें नियोजन दे, नहीं तो माइनस गेट जाम करने का फैसला लिया जाएगा। यूसिल की 7 यूरेनियम परियोजनाओं से जो है प्रभावित रैयत अब आंदोलन की तैयारी में है। बैठक किसी संघर्ष की शुरुआत मानी जा रही है। स्थानीय लोग ठगे जाने का आरोप लगाते हुए अपने हक के लिए सख्त कदम उठाने को तैयार हैं। देखिए, आज का मीटिंग जो है बहुत खास रहा, क्योंकि मैनेजमेंट का जिस तरह से रवैया रहा है ठगने का, वो हमेशा से ठगता रहा है हमको और हम ठगते रहे भी है। लेकिन अब ये रवैया हमें बदलना है, इसलिए हम लोगों ने बाकी सारे यूनिटों को साथ में लेकर एक बड़ा लड़ाई का लड़ने का एक घोषणा किया है और जल्द ही एक बड़ी लड़ाई होगी और हमें पूरा भरोसा है कि ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। आखिर वजह क्या है लड़ने के पीछे? लड़ने के पीछे जो वजह है वो एक खास वजह है कि एक हमारी जो जमीन है जिसे हम माँ कह के सम्मानित करते हैं, वो जमीन को हमने मैनेजमेंट को या जो कंपनी को हमने दिया ताकि देश का विकास हो, देश के नाम पे हमने दिया। झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में हजारीबाग के 2 युवकों ने जिले का नाम रोशन किया है। दरअसल आपको बता दें कि बड़कागांव प्रखंड के गंगा दोहर गांव के रोबिन कुमार ने 7वीं रैंक हासिल कर डीएसपी पद पर चयन पाया है, जबकि सदर प्रखंड निवासी संकल्प जैन ने 48वीं रैंक प्राप्त की है। कृषक परिवार से ताल्लुक रखने वाले रॉबिन की प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो सरकारी स्कूल में हुई है। उन्होंने हजारीबाग के एक छोटे लॉज में रहकर सिविल सेवा की तैयारी की, तो वहीं 2020 में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी असफलता से हार न मानते हुए उन्होंने 5 सालों तक निरंतर मेहनत की है। तो वहीं आपको बता दें कि संकल्प जैन ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, माता पिता और मार्गदर्शक जेपी जैन को दिया है। दोनों ही सफलता से परिवार, शिक्षकों और गांव में खुशी का माहौल है। सीमित संसाधनों में बड़ी सफलता ने उन्हें प्रदेश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना दिया है। प्रति सब भगवान का कृपा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मेरे दोस्तों का सपोर्ट, यही सबसे सर आज इस रिजल्ट तक मैं पहुंच पाया। सर शुरू से ही सर मेरा ब्रिंगिंग सर हम लोगों का सर ग्रामीण परिवेश या बोला जाए तो टायर 2 सिटीज, टायर 1 टायर 3 सिटीज में हुआ है सर। तो सर
काफी आसपास में गरीबी और भी बहुत चीजें देखता था, तो शुरू से लगता था कि कुछ समाज के प्रति कुछ करूं। और सिविल सेवा वो ऐसा एक फील्ड है जिसमें हम लोग बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं समाज के कोई भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए सर। तो इसीलिए सर सिविल सेवा का रास्ता कुछ काफी संघर्षों का ये परिणाम है, काफी लंबा दौर रहा। पिछले जेपीएससी में जब सफलता नहीं मिली थी तो हम टूटे नहीं थे, उसे हम असफलता नहीं माने, लगातार निरंतर प्रयास करते रहे और सबके सामने ये सुखद परिणाम है। इस पर जेपीएससी में सांसद है। किसको देंगे श्रेय सारा? इस सफलता के श्रेय में काफी लोगों का योगदान है। मेरे माता पिता, मेरे भैया, गुरुकुल कोचिंग संस्थान के हमारे सर जेपी सर और भी हमारे शिक्षक और जो हमारे साथी रहे हैं उनका काफी योगदान रहा हमारे सफलता। उधर शहर में नशेड़ियों और उपद्रवियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब उनकी नजर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों पर पड़ने लगी है। हजारीबाग में बीते शुक्रवार को शहर के बीचों बीच स्थित केबी सहाय पार्क में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय की प्रतिमा और पीडब्ल्यूडी चौक स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना से स्थानीय नागरिकों में आक्रोश है और उन्होंने इसे झारखंड की सांस्कृतिक विरासत पर हमला बताया है। शनिवार को सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह महज किसी की शरारत नहीं बल्कि शहर में अराजकता फैलाने की सुनियोजित साजिश है, जिसे प्रशासन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि दोनों क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं का पुनर्निर्माण आगामी 2 दिनों के भीतर करा दिया जाएगा। इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन को झकझोरा है बल्कि शहरवासियों को भी चेताया है कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए अब उन्हें भी सजग रहना होगा। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ अराजक तत्वों ने मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया है और महज ये किसी की शरारत नहीं बल्कि शहर में अराजकता फैलाने की सुनियोजित साजिश है, जिसे प्रशासन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। समय दिया गया है कि आज से कल तक करवा दे, क्योंकि ये विधि व्यवस्था का प्रश्न है और जितना जल्दी हो सके इस कार्य को पूरा किया जाए। हम लोग केबी सहाय मूर्ति की बात करें तो अगर अभी हम लोग वहीं पे गए हुए थे तो उनका देखा गया कि जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो भी देख लिए है, दिखा दिया गया है। वो भी लगता है उधर झारखंड राज्य के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के लावा दाग असरटोली जंगल में शनिवार को पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच में मुठभेड़ 5 घंटे मुठभेड़ चली, जिसमें 3 उग्रवादी मारे गए, जिसमें हार्डकोर और इनामी नक्सली दिलीप लोहरा सहित 2 नक्सली मारे गए हैं। अभी तक मारे गए उग्रवादियों की पहचान हार्डकोर नक्सली दिलीप लोहरा मुठभेड़ मारा गया है और इस अभियान में जागुआर नक्सली अभियान की पुलिस शामिल है। घाघरा, बिशनपुर और गुमला तीनों थानों की पुलिस शामिल है। गुमला एसपी हरीश बिना जमा को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के कमांडर रविंद्र यादव अपने दोस्तों के साथ में इस क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर घेराबंदी शुरू की। उग्रवादियों ने पुलिस को देखते हुए फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 उग्रवादी मारे गए। एसपी हरीश बिन जमा ने बताया कि मारे गए हार्डकोर नक्सली दिलीप लोहार 8 और 10 संख्या में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में आए थे, जिस पर गुप्त सूचना मिली थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया और मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। जंगल का लाभ लेकर भागने में सफल रहे। और गुप्त सूचना हम लोगों को मिली थी कि घाघरा थाना क्षेत्र के इसी गांव में कुछ जेजेएमपी के मेंबर्स छुपे हुए हैं, उनके पास हथियार है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात एक टीम को बनाया गया जिसमें झारखंड जैगुआर की 2 स्ट्राइक टीम और गुमला जिले की जो स्पेशल नक्सल के लिए क्यूआरटी बनाई गई है उसमें उसके अफसर थे। उस पूरी टीम में एसडीपीओ गुमला भी मौजूद रहे और टीम जैसे ही सर्च करने के लिए यहां पर पहुंची, जो सूचना थी उसका सत्यापन करने के लिए, तो जेजेएमपी के जो नक्सली थे उन्होंने फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई की गई। एक्सचेंज ऑफ फायर वहां पर होने के बाद जो कुछ 1-2 लोग बचे थे वो रिट्रीट किए। उसके बाद सुरक्षा बलों ने अपने पोजीशन को चेंज करके पूरे एरिया को ठीक से सर्च किया, क्योंकि कॉर्डन हमने पहले से ही कर रखा था। सर्च करने में
ये पता चला कि 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। तीनों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। एक AK-47 है और 2। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।